प्रीवियस क्लास में हमने प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स के फेजर डायग्राम्स पढ़े थे। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो ऐसे केस में फेजर डायग्राम आया था। पहले हमने ई नोट बनाया था और फिर उसके बाद उसी लाइन पे ही आई नोट बना दिया था इसी तरीके से, और यहाँ पे ओमेगा टी लिखा था। सिमिलरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम में पहले तो वही सेम ई नोट ही बनाया था और फिर करंट का फेजर बनाया था। करंट का फेजर हमने पीछे की तरफ बनाया था ऐसे, आई नोट, ये 90 डिग्री और ये ओमेगा टी। यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है। और कैपेसिटर के लिए फेजर डायग्राम में करंट का फेजर आगे बनाया गया था, करंट लीड करता है। इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाए गए थे प्रीवियस क्लास में। अब इन्हीं फेजर डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना है, सिर्फ बनाने में, कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं करना, रूल्स में चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ अपीयरेंस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे चेंज होगा। पहले तो करंट का फेजर बनेगा और फिर उसके बाद वोल्टेज का फेजर बनेगा। जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस है उसको वी आर लिखा जाएगा, यहाँ एंगल वही रहेगा ओमेगा टी। इंडक्टिव सर्किट में पहले करंट का फेजर बनेगा, सब में ही पहले करंट का फेजर बनेगा, आई नॉट। अब ई नॉट कहाँ पे आएगा इस हिसाब से, ई नॉट क्योंकि करंट के आगे होना चाहिए, वोल्टेज लीड्स द करंट इन इंडक्टिव सर्किट, तो यहाँ पे ई नॉट के लिए हम कहाँ पे लाइन बनाएंगे, ई नॉट आगे होगा यानी इस तरफ ऐसे, तो ये ई नॉट का फेजर डायग्राम बन जाएगा। और इनके बीच का एंगल अब भी 90 डिग्री है, अब भी वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। इस बार तरीका ये रहेगा और यहाँ पे हम ओमेगा टी लगा सकते हैं। तो बस हमने फेजर्स को थोड़ा सा घुमा लिया और कुछ नहीं किया। ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले करंट का फेजर डायग्राम बनेगा आई नॉट और फिर वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनेगा नीचे की तरफ ई नॉट, बल्कि ई नॉट नहीं कहेंगे हम इसको वी एल कहेंगे और वी सी कहेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ओमेगा टी और 90 डिग्री। तो इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाने का प्रोसेस है। पहले करंट का फेजर बनाएंगे, उसके बाद वोल्टेज का फेजर बनाएंगे। अब जो फेजर डायग्राम आपने बनाए थे ना, उसमें एक चीज कॉमन है, एक चीज जरा ध्यान से समझो। रेजिस्टिव सर्किट के लिए जिस तरफ करंट फ्लो करता है उसी तरफ उसकी वोल्टेज भी रहती है। इंडक्टिव सर्किट के लिए जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसके 90 डिग्री पे और आगे की तरफ VL रहता है ऐसे। कैपेसिटिव सर्किट में जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसके 90 डिग्री पीछे पहले वोल्टेज रहती है। तो देखिए इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, वोल्टेज लीड कर रही है। ऐसा होता है अगर आप मैथ में एंगल्स का हिसाब देखेंगे तो ए लाइन है और बी लाइन है, ए का एंगल कम है, बी का एंगल ज़्यादा है, तो कौन लीड कर रहा है, बी इज लीडिंग, बी इज लीडिंग। तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करती है
वोल्टेज लीड्स और यहाँ पे करंट लीड्स, वोल्टेज लैग, वोल्टेज लैग करती है, ये तरीका रहता है। अब हम शुरुआत करंट से किया करेंगे। पहले करंट का फेजर बनाएंगे, उसके बाद वोल्टेज के फेजर बनेंगे। नाउ वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ आरएल सर्किट। आरएल सर्किट में एक रेजिस्टेंस होगा, एक कॉइल होगी और ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई लगी होगी। अब रेजिस्टेंस जहाँ पे भी होगा वहाँ पे करंट में और वोल्टेज में ज़ीरो फेज डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पे करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होगी, एक साथ होंगे दोनों फेजर। बट जहाँ पे भी कॉइल होगी वहाँ पे करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज एंगल होगा, VL, इस तरीके से। और वोल्टेज लीड करती है करंट को। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो हम फेजर डायग्राम में स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप करंट बना लीजिए इस तरीके से, I0। अब इस करंट के अलोंग हमें वोल्टेज बनानी है रेजिस्टेंस वाली। तो ये वोल्टेज अलोंग द करंट आएगी, जिसमें उसी लाइन पे ही बनाया जाएगा करंट के साथ, ये हो जाएगा VR। अब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL इज लाइंग 90 डिग्री अहेड ऑफ करंट। तो VL का वेक्टर ऐसा आ जाएगा, VL। इसकी लेंथ VR से छोटी या बड़ी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर है VR, दूसरा वेक्टर है VL। इन दोनों को हम वेक्टर के फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पैरेललोग्राम लगेगा। पैरेललोग्राम बना देंगे और फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल के फॉर्म में जाएगा। और नेट रिजल्टेंट क्या होगा, E0। और E0 कितने एंगल पे है, ओमेगा टी। ये वाला एंगल ओमेगा टी हो जाएगा और E0 और I0 के बीच में एंगल हो जाएगा फाई। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रही है करंट को और एंगल कितना है यहाँ पे, फाई। फेज डिफरेंस बिटवीन E0 एंड I0 इज फाई। तो यहाँ पे EMF का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, E=E0 साइन ओमेगा टी। करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I=I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके अलावा वोल्टेजेस क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमने लिए हैं, as VL vector and VR vector are perpendicular to each other, so E square is equal to V R square plus VL square। एक्चुअल में वेक्टर एडिशन होता है तो उसमें ऐसे ही किया जाएगा। देखो इसका मेन रीज़न ये है, यहाँ पे जो भी वोल्टेजेस हैं सर्किट में जो भी वोल्टेजेस हैं वो सारी E0 से ही निकली हैं, मैक्सिमम वोल्टेज से। E0 वेक्टर इज इक्वल टू VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ये कंपोनेंट्स हैं मेन EMF के। तो हम यहाँ पे E0 स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर कर सकते हैं। VR क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I0 इंटू R।
और VL हो जाएगा I नॉट इंटू XL का स्क्वायर। E नॉट को हम लिख सकते हैं I नॉट इंटू Z का स्क्वायर, वेयर Z इज द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। Z क्या चीज़ है? इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पिडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सब में से I नॉट को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ से Z का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, इम्पिडेंस फॉर RL सर्किट। यहाँ पे हम फिर इसके बाद एक इम्पिडेंस ट्राइंगल बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस ट्राइंगल। इम्पिडेंस ट्राइंगल में बेस बनता है R का, परपेंडिकुलर बनेगा XL और हाइपोटेन्यूज बनता है Z, और यहाँ पे एक एंगल आ जाता है फाई। यहाँ से हम cos फाई निकाल सकते हैं R अपॉन Z। cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर फैक्टर। tan फाई भी निकाल सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू XL अपॉन R। I नॉट Z का मतलब होता है जैसे दो तीन चीज़ें हैं, इन ये जो सारा कंपोनेंट है इसको अगर हम एक जगह रख लें और इसका इम्पिडेंस Z मान लें, और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I नॉट और यहाँ पे है E नॉट, तो ओम्स लॉ लगाएं तो E नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z आ जाता है। आया समझ में? इम्पिडेंस होता है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। स्क्वायर इसलिए हुए क्योंकि हमने इनको वेक्टर माना था। वेक्टर में ये तरीका होता है, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कॉस क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, VR में और VL में, VR और VL परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 डिग्री होगा, इसलिए R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी विल स्टडी RC सर्किट। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई होगी। अब यहाँ पे हम फेजर इसका छोटा सा बना लेंगे। जिस साइड करंट होगा उसी साइड में VR वोल्टेज भी होगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस, बट कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है, तो VC नीचे बनाई जाती है 90 डिग्री पे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड में। इसके बाद फेजर डायग्राम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे करंट के फेजर से, छोटा सा बना देंगे I नॉट और इसी के अक्रॉस, इसी के लॉन्ग वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस शो कर देंगे VR। अब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कहाँ शो करी जाएगी? करंट से 90 डिग्री पे बनाना है, या तो ऊपर या नीचे, तो हम नीचे बनाएंगे क्योंकि करंट लीड करना चाहिए। इस तरीके से नीचे की साइड बनाई जाएगी VL, VC वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद दो वोल्टेजेस को हमें वेक्टोरियली ऐड करना है, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। तो ये जहाँ भी लाइन मिल जाएंगी डॉटेड लाइन वहाँ तक बना देंगे। उसके बाद एक डायगोनल बनाएंगे। ये डायगोनल हमारा
फाइनल ईएमएफ होगा जो सर्किट में सप्लाई दी जा रही है। ये वेक्टर ही दो वेक्टर्स में डिवाइड हुआ था, मींस ई नॉट वेक्टर ही दो वेक्टर में डिवाइड हो गया था सर्किट में, इस तरीके से। तो इसका एंगल ओमेगा टी लिया जाएगा मेन वोल्टेज का, और करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल लिया जाएगा फाई। ये दो बातें हमेशा याद रखनी है। जो मेन ईएमएफ है ई नॉट, उसका एंगल तो हमेशा ओमेगा टी लेना है। उसके बाद करंट और मेन ईएमएफ के बीच में, आई नॉट और ई नॉट के बीच में एंगल फाई लिया जाता है। ये टोटल फेज डिफरेंस होता है सर्किट में। मतलब ई तो हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो है ही मेन सप्लाई हमारी। करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, करंट लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में, तो ओमेगा टी प्लस फाई, फाई से करंट लीड करेगा। अगर ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो करंट लीड करता 90 डिग्री से, बट ये प्योरली कैपेसिटिव नहीं है, इसमें रेजिस्टिव कंपोनेंट भी आ गया है, इसलिए एंगल 90 की जगह फाई लिया गया है। अब हम वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ई नॉट की जगह हम पुट कर देंगे आई नॉट इंटू जेड, वी आर की जगह पुट करेंगे आई नॉट इंटू आर, वी सी की जगह पुट करेंगे आई नॉट इंटू एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Xc is the capacitive reactance and Z is the impedance. Now we can cancel I naught and Z square is equal to R square plus Xc square is obtained. तो यहाँ से Z आ जाएगा अंडर रूट R square plus XC square। ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला आ गया। वेयर XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL होता था ओमेगा L के बराबर, XC होता था 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। इसके बाद हम बनाएंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल में R XC नीचे लिया जाएगा और हाइपोटेन्यूज भी इसी तरीके से नीचे चली जाएगी। cos phi is equal to R upon Z, tan phi XC अपॉन R कर देंगे। इस तरीके से हमने आरसी सर्किट का फेजर डायग्राम, इसमें इम्पीडेंस कैलकुलेशन और इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना सीखा। ये सब आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सर्किट पे चलेंगे। Now we will study RLC circuit, series RLC circuit। सीरीज RLC सर्किट। इस सर्किट में तीनों कंपोनेंट्स हम लेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर R
एल सी, यहाँ सप्लाई आ जाएगी, सेम सब कुछ वैसे ही चलेगा। जो ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं उसमें फेज एंगल नहीं लिया जाता, वो ओमेगा टी रहता है बस उसके अंदर, साइन के अंदर आर्गुमेंट। अब वी आर में देखिए, जिस साइड पे करंट होगा उसके अक्रॉस ही वोल्टेज भी होगी वी आर। इंडक्टर में क्या होगा, जिस साइड करंट होगा उसके 90 डिग्री आगे अहेड वी एल होगी। कैपेसिटर में क्या होगा, जिस साइड पे करंट होगा उसके 90 डिग्री पहले वीसी होगी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको वी आर कहेंगे, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसे वी एल कहेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसे वी सी कहेंगे। ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता है वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई नॉट, वी एल इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल, वी सी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी। तो ये सारी चीजें हमें पता है, इनको हम धीरे धीरे पुट करते जाएंगे। फेजर डायग्राम बना लेते हैं इसका। पहले आई नॉट बना लिया और इसी के अलोंग वी आर बना लिया। अब इंडक्टिव वोल्टेज वी एल आगे लाई करेगी, इसको बना लिया वी एल, ये 90 डिग्री अहेड है करंट के। फिर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बना लेंगे करंट से 90 डिग्री पहले, वी सी। अब आप देख सकते हैं वी एल और वी सी क्योंकि 180 डिग्री पे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। हम मान लेते हैं, एज्यूमिंग दैट वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, मान लेते हैं। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो वी एल में से वी सी को माइनस करना पड़ेगा, तो फाइनल वेक्टर जो बचेगा वो हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि वेक्टर्स 180 डिग्री पे हैं। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज कौन कौन सी बची, वी एल माइनस वी सी बची और वी आर बची। इनके बीच में फिर वेक्टर एडिशन किया जाएगा, पैरेललोग्राम बनाया जाएगा। इस तरीके से हम पैरेललोग्राम बना लेंगे और फिर रिजल्टेंट के लिए डायगोनल बनाएंगे। ये डायगोनल हमें ई नॉट देगा। ई नॉट का एंगल ओमेगा टी लेंगे, ई नॉट और आई नॉट के बीच में एंगल फाई लिया जाएगा। एंगल बिटवीन ई नॉट एंड आई नॉट इज फाई एंड ई नॉट इज अहेड, मतलब लीड ऑफ आई नॉट। बात भी सही है, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज अहेड ही रहती है। अब इसमें वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। ई नॉट वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस वी एल माइनस वी सी वेक्टर। ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। जो नेट हमारे पास ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहाँ वी आर रहेगा,
यहाँ पे VL माइनस VC रहेगा और यहाँ पे E0 रहेगा और ये एंगल हो जाएगा फाई। इस तरीके से I0 Z का स्क्वायर इज इक्वल टू I0 R का स्क्वायर प्लस VL की जगह लिखेंगे I0 XL माइनस I0 XC का होल स्क्वायर। I0 को हटा देंगे यहाँ से, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस तरीके से इम्पीडेंस का फंक्शन तैयार हो जाएगा हमारे पास। Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इम्पीडेंस ट्रायंगल भी हम बना लेंगे। इम्पीडेंस ट्रायंगल में बेस में तो R रहेगा, परपेंडिकुलर में XL माइनस XC रहेगा, हाइपोटेन्यूज में Z रहेगी और एंगल हो जाएगा फाई। तो यहाँ पे cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। आगे देखिएगा, इसमें हम एज्यूम करेंगे लेट VC ग्रेटर देन VL, तो इसका फेजर बनाएंगे। पहले I0 बना लेंगे ऐसे ही, इसी के अलोंग VR बना लेंगे, VR के परपेंडिकुलर आगे की तरफ VL बनाएंगे, बट VL वेक्टर को इस बार छोटा दिखाएंगे, VC वेक्टर बड़ा दिखाएंगे। अब VC में से VL को माइनस करेंगे और फाइनल आंसर हमारा ये बैठेगा, VC माइनस VL नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर इसका पैरेललोग्राम बना लेंगे। यहाँ से वेक्टर आ जाएगा E0। E0 का वैसे एंगल ओमेगा टी होता है, बट करंट के साथ एंगल होता है फाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट है, इट इज बिहेविंग एज अ कैपेसिटिव सर्किट बिकॉज VC इज ग्रेटर देन VL। सब कुछ बाकी वैसे ही चलेगा, बस इसमें इम्पीडेंस ट्रायंगल में यहाँ पे लिखा जाएगा XC माइनस XL, नीचे R ऊपर Z, बाकी सब वही रहता है। तो इस तरीके से फेजर डायग्राम्स बना जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया है अच्छे से।